तो एक बार फिर स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन का हमारा अब एग्ज़ाम आने वाला है, आप सबका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कैसे करें, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को समझना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रिमूव हो चुके हैं, उनको छोड़कर किस तरह के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जनरली हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि उसमें से मोस्टली हम लोग के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सप्लेन करके लिख नहीं पाते एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से मार्क्स गेन नहीं कर पाते। जबकि ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं आप, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर वाइज क्या क्या पॉइंट हमारे रिमूव हो चुके हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस बार ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में जो है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स था, वो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक इस बार रिमूव हो चुका है। हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी एक्सेट्रा, ये सभी टॉपिक भी इस बार रिमूव्ड हैं। तो इस बार प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है हमारी कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट से। नॉकआउट टूर्नामेंट से हर साल लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फिक्सचर बनाने के लिए, और मोस्टली बहुत ज़्यादा टीम के बारे में नहीं पूछे जाते हैं। तो 11 टीम या 7 टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाए फिक्सचर बनाने के लिए कि 11 टीम का नॉकआउट फिक्सचर कैसे बनाया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करके आपको बताना होगा। ड्रा द नॉकआउट फिक्सचर फॉर 11 टीम्स। उसके बाद अब हम आते, और भी प्लानिंग इन स्पोर्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू द फॉर्म ऑफ कमिटीज ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ रन वाला तो इस बार आ नहीं रहा। स्पोर्ट्स डे से, स्पोर्ट डे भी शायद इस बार सिलेबस में हमारे नहीं, स्पोर्ट प्रोग्राम नहीं है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी रिमूव हो चुका है। बाई और नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रोसीजर में बाई पूछा जाता है और सीडिंग। बाई और सीडिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। एक नॉकआउट फिक्सचर बनाना, राउंड रॉबिन का फिक्सचर बनाना, और फिर आपको क्या पढ़ना चाहिए, बाई और सीडिंग। बाई क्या होता है, सीडिंग क्या होता है। बाई किसी एक टीम को दिया जाने वाला बेनिफिट है, और सीडिंग प्रोसीजर है कि टीमों को कैसे अरेंज किया जाए। तो इन सबको आपको एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। सेकंड चैप्टर जो हमारा है स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड योगा एंड लाइफ स्टाइल। तो योगा एंड लाइफ स्टाइल में इस बार जो हमारा रिमूव्ड चैप्टर है वो है तड़ासन, बैक पेन, वक्रासन, शलभासन, भुजंगासन, ये रिमूव्ड हो चुका है। तो हमारे कैसे क्वेश्चंस की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस बार, तो इसमें हम लोग किसी एक आसन का पोस्चर पूछा जा सकता है, उसका बेनिफिट पूछा जा सकता है, या दो कंट्राइंडिकेशन पूछा जा सकता है, जैसे पश्चिमोत्तासन का पूछ लिया गया, या फिर और किसी स्पेसिफिक आसन का पूछ लिया। एज एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, जैसे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, राइट द प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ पश्चिमोत्तासन और भुजंग आसन, इस टाइप के पूछे जाएंगे। या फिर किसी स्पेसिफिक डिसीज से रिलेटेड पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका अस्थमा के लिए कौन सा योगा या कौन सा आसन बेनिफिशियल होता है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है विच आसन आर प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी से रिलेटेड कौन सा आसन हमें करना चाहिए जिससे हमारा ओबेसिटी रिड्यूस हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार इससे। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार इसमें से एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी
फॉर चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स को रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसे इसमें स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ सोसाइटी का बिहेवियर क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर डिफॉर्मिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफॉर्मिटी नेम, जैसे कई तरह के डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे काइफोसिस है, नॉक नीज है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड नॉक नी। नॉक नी स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस बार पूछा जाना चाहिए इसको। इसके काज पूछे जा सकते हैं, प्रिकॉशंस पूछे जा सकते हैं कि ये कैसे होता है और कैसे ठीक हो जाता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। और उसके आगे चलें तो टेस्ट एंड मेजरमेंट से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट एंड मेजरमेंट से। तो इसमें तो आपको 100% पढ़ के ही जाना चाहिए। टेस्ट और मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा। टेस्ट और मेजरमेंट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग जैसे मान लीजिए बैरो 3 आइटम टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर मेडिकल चेकअप के बारे में पूछा जा सकता है। मेडिकल चेकअप मान लो किसी, जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन के पैटर्न पे भी हम बात करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न इस बार का कैसा रहने वाला है, और उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनेंगे। डिफॉर्मिटी से तो एक डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। बैलेंस्ड डाइट और पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगभग हर साल इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। फूड मिथ्स भी आपको देख के जाना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सब के सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा मिनरल्स या फिर विटामिन्स से रिलेटेड। विटामिन से तो एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस टाइप का होगा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल इन आवर बॉडी, एक्सप्लेन द टाइप्स इन डिटेल। या फिर ये पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब डिफॉर्मिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, डिफरेंस। अब जो मेरा मेन चैप्टर है वो है डिसऑर्डर एंड डिसीज। डिसऑर्डर से भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो डिसऑर्डर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसऑर्डर में बेसिकली आपको ओडीडी, ओसीडी इन दोनों से पूछे जाने के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ओडीडी और ओसीडी ये दोनों ही टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। ओडीडी क्या है? अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, जिसमें कोई व्यक्ति बार बार किसी की बात का अपोज करता है, उसे ही ओडीडी शॉर्ट में या अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर के नाम से हम लोग जानते हैं। या फिर दूसरा ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें जुनून टाइप का उसको रहता है, जो इस टाइप के डिसऑर्डर का शिकार होता है वो अपनी ही बात लोगों से मनवाने की कोशिश करता है। एसपीडी भी है, एडीएचडी भी है, बट मेन इम्पॉर्टेंट जो इस ईयर के लिए लग रहे हैं वो ओडीडी और ओसीडी, इन दोनों को आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। डिसऑर्डर के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डिसऑर्डर से भी डिस्कस कभी कभी सिर्फ डिसऑर्डर के बारे में ही पूछ लेता है, डिस्कस इन डिटेल एनी वन टाइप ऑफ द डिसऑर्डर। तो उस केस में कम से कम आपको एक डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करके लिखना ही रहता है। अब इस बार के पेपर पैटर्न पे बात करेंगे कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का रहने वाला है। तो इस बार के पेपर पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन टू
क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 मल्टीपल चॉइस रहेंगे, यानी 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और आपको क्वेश्चन पढ़ के और करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें से कौन सा डिसेबिलिटी का एक टाइप नहीं है? इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें से सबसे पहले हमको ढूंढना होगा कि कौन सा इसमें से डिसेबिलिटी नहीं है। तो इमोशनल डिसेबिलिटी नहीं होती है, इमोशनल कोई डिसेबिलिटी नहीं, भावनात्मक रूप से कोई डिसेबिलिटी आदमी की नहीं होती है, व्यक्ति की। या फिर दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन आसन टू क्योर ओबेसिटी। अब उसमें 4 टाइप्स दे दिए गए, जैसे मान लो दे दिया पदहस्त आसन, भुजंग आसन, त्रिकोण आसन, वज्र आसन। अब आप सोचिए इसमें से कौन सा ऐसा है जो ओबेसिटी को क्योर करने के लिए सही आसन नहीं है। तो इसमें हमारा थर्ड आंसर होगा भुजंग आसन। भुजंग आसन ओबेसिटी को क्योर नहीं करता है। इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है, when the child is not able to adjust within society, then this disorder is called ADHD, ASD, ODD, OCD। अब इसमें से किसी एक करेक्ट आंसर पे आपको जाना होगा कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। तो इसमें ASD जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ASD करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन होगा वो उसमें एजर्सन और रीजंस गिवन रहेंगे, और उसमें आपको एक 4 कंक्लूजन गिवन रहेंगे, यानी एजर्सन पढ़ के, कोई कथन पढ़ के उसका निष्कर्ष निकालना रहेगा, रीजन उसका निष्कर्ष दिया रहेगा, और उसके बारे में आपको बताना होगा कि क्या कथन सही है और निष्कर्ष उसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं, एक्सप्लेन करता है कि नहीं, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे रिलेटेड ऑप्शंस होंगे कि ए करेक्ट है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है सही से। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे डील करना है ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एजर्सन में रहेगा फिजिकल एजुकेशन इज इलेक्टिव डिसिप्लिन, और रीजन इसका लिखा है फिजिकल एजुकेशन बोरोज प्रिंसिपल्स फ्रॉम अदर एलाइड फील्ड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एबव स्टेटमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Both A and R are true and R is correct explanation of A। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। B है, B कह रहा है कि इसमें ऑप्शन A में कहना ये चाहता है कि A और R दोनों ही सही हैं और R A की सही व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। B कह रहा है both A and R are true but R is not correct explanation of A। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे लगता है कि इसमें फर्स्ट यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है यहाँ पे रीजन। क्योंकि हमारा एजर्सन था फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन, बिल्कुल सही है कि फिजिकल एजुकेशन एक इलेक्टिव डिसिप्लिन है, एंड रीजन इसका लिखा है फिजिकल एजुकेशन बोरोज प्रिंसिपल्स फ्रॉम अदर एलाइड फील्ड, ये भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर भी रहा है ए का, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और भी क्वेश्चन देखते हैं। एजर्सन ए है, इन ए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ईच टीम हैज चांस टू कम्पीटिंग इन 3 मैच बिफोर गेटिंग एलिमिनेटेड, और इसका रीजन गिवन है देयर इज नो डिसिसिव फाइनल मैच इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, कॉम्बिनेशन लिखा है जबकि वो कॉम्बिनेशन पढ़ा जाना चाहिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एबव 2 स्टेटमेंट्स
Which one of the following is correct? Both A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not a correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. इसका आंसर आप खुद सोच के बताइए। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, सही तो दोनों है, लेकिन आर जो रीज़न है वो एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 11 नंबर में पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल नया है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए इस बार बिल्कुल नया है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके पहले प्रीवियस ईयर तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो इसमें दो लिस्ट होगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2। हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। इसमें लिस्ट का आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, लिस्ट को कंबाइन करना है कि कम लिस्ट 1 का कौन सा पार्ट लिस्ट 2 से कंबाइन हो रहा है, लिस्ट 1 का कौन सा पार्ट लिस्ट 2 से कंबाइन। तो यहाँ पे लिस्ट ए में गिवन है कुछ विटामिन के नेम, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। और लिस्ट 2 में एनीमिया है, लिस्ट 2 में है एनीमिया, थायमीन, रिकेट्स एंड कोबेलामीन। तो इसमें अब हमें मैच करना है कि कौन सा विटामिन किसके साथ मैच कर रहा है। तो अगर एक भी आप पकड़ पाते हो सही से, एक का भी सही पता है, तो इसका ट्रिक है कि अगर कोई भी एक सटीक मिल रहा है तो उस ऑप्शन से हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ए का 2 से विटामिन B1 जो होगा वो थायमीन के साथ होता है कॉम्बिनेशन में, या B4 दूसरे वाला भी अगर हमें पता है B12 तो ये कोबेलामीन से करेक्ट होगा। तो ये इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट ए में विटामिन के नेम है और लिस्ट 2 में डिसीज के नेम है। जैसे ABCD, विटामिन ABCD है और दूसरी तरफ इससे रिलेटेड डिसीज गिवन है, पायरिया, रिकेट्स, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन कहता है कि ए सेकंड से कनेक्ट होगा, विटामिन ए रिकेट्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, यानी विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं होता है, बल्कि विटामिन डी की कमी से होता है। सेकंड को चेक कर लेते हो तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ए का सेकंड से दे रखा है। दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, विटामिन बी का फर्स्ट से दिया है पायरिया, विटामिन बी की कमी से कभी पायरिया नहीं होता है, तो ये हमारा विटामिन, ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। विटामिन सी का दिया है फोर्थ, विटामिन सी नहीं सॉरी ये फर्स्ट है ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला दिया है फोर्थ, नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग विटामिन हमारा नाइट ब्लाइंडनेस ही है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ नंबर से कनेक्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रहा है। और ये अगर हमें सटीक पता है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो इसमें विटामिन सी हमारा थर्ड, यानी सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन हमारा इस टाइप का पूछता है, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो आसन एंड राइट देयर नेम। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन का एक स्केच बना रखा है, इसका नाम क्या होगा, इस आसन को पहचानना होगा। तो इस टाइप से हम आसन करते हैं भुजंगासन, तो ये भुजंगासन हो जाएगा। सेकंड जैसे त्रिकोणासन करते हैं, ऐसे ही इसमें भी हमको बताना है पश्चिमोत्तानासन है, और ये आप आइडेंटिफाई करिए खुद क्या है। अर्धमत्स्येंद्र आसन का ये एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह से आपको कोई भी फिगर दिया रहेगा उससे रिलेटेड आसन आपसे पूछे जाएंगे कि इसका आसन पोस्चर देख के आपको लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इस मूवमेंट का नाम बताइए, मूवमेंट कैसा है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे रहेगा। तो जैसे पहला वाला मूवमेंट देख के हमें बताना है कि ये कौन सा मूवमेंट है, तो ये है प्लांटर फ्लेक्शन। पहले वाले मूवमेंट का नाम क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन। इससे रिलेटेड दूसरे भी मूवमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे दूसरा है, उसमें हेड को चारों तरफ रोटेशन किया जा रहा है, तो इस हमारे इस एक्शन का नाम होगा रोटेशन, इसको कहेंगे हम रोटेशन। इसी तरह से थर्ड वाला जो हमारा है, थर्ड वाले को क्या कहेंगे, सी वाले को हम कहेंगे अपोजिशन एंड रिपोजिशन, अपोजिशन एंड रिपोजिशन। एंड फोर्थ वाले को कहेंगे हम सपिनेशन एंड प्रोनेशन, सपिनेशन एंड प्रोनेशन।
तो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, और 15-16 तो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। 17 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस फिगर बेस्ड रहेंगे, और इन फिगर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा इस फिगर को पढ़ के। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मान लीजिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है, आपको इस ग्राफ को पढ़ना होगा, और ग्राफ को पढ़ के और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस ग्राफ से रिलेटेड, या फिर कोई पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये बिलो गिवन इज द BMI डेटा ऑफ द गिवन पीपल ऑफ द लोकेलिटी। अब इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन बन सकता है, इन विच कैटेगरी डज द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द लोकेलिटी फॉल्स इनटू। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है, तो वो है 18.5 टू 24.9, यानी नॉर्मल रेंज में। इसी तरह से दूसरे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इससे रिलेटेड पूछे जाए। जैसे विच कैटेगरीज रिलेटेड टू ओवरवेट, कौन सा कैटेगरी इसमें ओवरवेट से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ पढ़ के और आंसर देना होगा। ग्राफ की जगह पाई चार्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये था कुछ आपका पेपर के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। तो इस बार आपको अच्छी तरह से एक बार पूरा बुक पढ़ जाना चाहिए एक बार, और उससे रिलेटेड जैसे इस फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में हम कोई क्वेश्चन याद करके लिखना उतना उचित नहीं है। इसके बारे में आप पढ़िए अच्छे से। जैसे प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग पूछ लिया, तो हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग में जो टू द पॉइंट लिखना है बस वही लिखना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। और हेडिंग्स याद रखनी चाहिए, हेडिंग जरूर उसमें आपको देना चाहिए। कौन कौन से हेडिंग इसमें आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग में, जैसे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में आपको डायरेक्शन फॉर एक्शन एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, इस तरह के हेडिंग जरूर लिखने चाहिए। और हेडिंग लिखने के बाद उसमें आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन कितने मार्क का है, किस सेक्शन का है, इस पर भी डिपेंड करता है आपको कितना लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन रहता है। तो आप मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी तरह से तैयारी, कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने इतना बताया, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, जिनका आंसर आपको 40 to 60 वर्ड्स में देना है। 17 से लेकर 26 तक के क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होने वाले हैं, जिनका आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देना होगा। और 27 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे, जिनका आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स में देना होगा। और टू द पॉइंट लिखना होगा, सटीक। फिजिकल एजुकेशन एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपको बहुत हल्के में भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में जब तक आप टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। और ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो आपको याद भी रहता है। तो बस इतना, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे भी हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, और कुछ और भी अपडेट देंगे इसके बाद। जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम और भी ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, तब भी हम कुछ और भी मॉडल पेपर आपके लिए सॉल्व करके देंगे। थैंक यू।